हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। कैसे हो बच्चों? होप आप सब ठीक होंगे, हम भी बढ़िया। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो लेक्चर नंबर 9 चल रहा है, ठीक है। 8th लेक्चर तक हमने जो आपका सेकंड पेपर है फर्स्ट ईयर का, सेमेस्टर भी डाल देती हूँ, आपका सेकंड सेम के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सेकंड सेम के अंदर आपका जो पेपर नंबर 2 चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, है ना, वही पेपर कर रहे हैं ना हम अभी। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हमने जो आपका LC सर्किट था, CR सर्किट था, ठीक है, इनको हमने इनके अंदर ग्रोथ एंड डिके हमने डिस्कस कर लिया है ना। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि हम एक सर्किट ले रहे हैं, उसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, हम अब तीनों को ही क्या कर रहे हैं, इकट्ठा एक सीरीज़ में लगाएंगे। इससे पहले तो हमने दो दो करके लगाए हैं ना सीरीज़ में, अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को इकट्ठा सीरीज़ में लगाएंगे और फिर ये देखेंगे कि किस तरीके का हमारा जो कैपेसिटर है या जो भी जिस भी हम सर्किट में जैसे ये देख रहे हैं करंट, तो किस तरीके से उसमें करंट का, चार्ज का ग्रोथ होता है और कैसे हमारा उसका करंट का और चार्ज का जो है डिके होगा टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो ये चीज़ देखने के लिए अब हमें इसके नाम से ये तो समझ में आ रहा है कि एक ऐसा सर्किट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर क्या है, आपका तीनों की चीज़ें आए, यानी कि LCR तीनों हमें उसके अंदर डालने पड़ेंगे। अगर तीनों हैं तो बच्चे पहले हमने इंडक्टर डाल दिया, फिर कैपेसिटर कर दिया, फिर रेजिस्टेंस है। अब इसमें ग्रोथ और वो करने के लिए हम एक स्विच लगाते हैं ना, कि जिसको प्रेस करते हैं की को, उसके बाद हमें ये पता चलता है हाँ की प्रेस होने के बाद ये फंक्शनिंग हो रही है। तो यानी कि एक हमें इसके अंदर की भी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और एक हमने क्या ले लिया, यहाँ पे बैटरी ले ली, ठीक है। जो हमारा इंडक्टर है उसका हमारे पास L यहाँ हो गया, कैपेसिटर C और रेजिस्टेंस R, और आपका जो की है उसको हमने K से डिनोट कर दिया, ठीक है, और बैटरी को हमने E से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब देखिए कि अभी जो हमने लिया है एक बार उसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या कंसिडर किया है आपने? कंसिडर ये किया है हमने कि हमें एक सर्किट चाहिए जिसके अंदर LCR की और बैटरी हमारी हो, ठीक है। तो कंसिडर ए सर्किट having inductance L, capacitance C and resistance R, which are कैसे ज्वाइन किए हैं बेटा हमने, इसके अंदर सीरीज़ में ज्वाइन किए हैं, ठीक है। which are join in series with battery E of constant EMF by using key K, ठीक है। की के को यूज़ करके हमने ये काम किया है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, क्या देखना है इसके अंदर कि जैसे ही हम इस की को प्रेस कर देते हैं तो आपको पता है की प्रेस होने के बाद यहाँ से क्या होगा, इस EMF के थ्रू करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो करंट प्रोड्यूस होता है वो हमारा पॉजिटिव से फिर इस तरीके से ये लूप बनता हुआ चलेगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास कैसा है कि धीरे धीरे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल स्टार्ट होएगा ना, ठीक है। तो जो लूप चलेगा वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरीके से यूँ चलेगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे इसके अंदर लूप चला रहे हैं तो यहाँ से हमारी भी डायरेक्शन ये होगी और हमारे पाथ की भी डायरेक्शन और करंट की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जब हम इस स्विच को ऑन कर देंगे, यानी कि इस की को प्रेस कर देंगे, है ना। तो हमने ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर किया हुआ है ना, कि जब हम इस तरीके से इसके अंदर चलते हैं तो जब LR
और आपका CR और आपका LC तीनों सर्किट हमने इसके अंदर कर चुके हैं। और हमें पता है अगर डायरेक्शन अगर इसी उसमें होती है आपकी और आप भी उसी साइड में चल रहे हो और करंट की डायरेक्शन भी इसी साइड है, तो जो आपका पोटेंशियल यहाँ पे इसके अक्रॉस लिया जाएगा वो भी नेगेटिव में, इसके अक्रॉस भी नेगेटिव में, और जो आपका यहाँ पे करंट जो लॉस होगा आपका कॉइल के थ्रू वो भी नेगेटिव के अंदर ही इंड्यूस्ड EMF को लिया जाता है ना। तो अगर हम इसके अंदर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे बच्चे, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो आप एक बार ये सारी चीज़ें लिख लेते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखिए, व्हेन की is pressed, current I flows in circuit and following potential difference set in circuit as given by Kirchhoff's voltage law from फिगर। तो फिगर से हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये पूरा जो वो वोल्टेज आएगी हमारी वो इज इक्वल टू 0 के क्रॉस आएगी, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि E माइनस में कहाँ, अगर पाथ आपका इस साइड है और करंट भी इस साइड है तो रेजिस्टेंस के थ्रू जो पोटेंशियल है वो आप सबको पता है कि -IR हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का IR, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है कैपेसिटर। यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर आपको पता है जब आप जाते हो यहाँ पे इसे पॉजिटिव के नेगेटिव, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस डेवलप होगा वो -QC होगा, ठीक है। तो -QC यहाँ हो गया। और यहाँ पे जो लॉस हो रहा था आपका इंडक्टेंस के थ्रू वो भी आपका जो आपका फ्लक्स जो आपका इंड्यूस्ड EMF था वो आपका किस में आएगा, नेगेटिव में। तो वो कितना हो जाएगा माइनस में dLi/dt इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हम दो लेके तो कर ही चुके हैं ना, बस अब ये तीनों को ही तो साथ में लिखना था, तो तीनों इक्वेशंस बस मैंने साथ में लिख दी। और सारी चीज़ें तो हम पहले कर चुके हैं, CR सर्किट को, LR सर्किट को, LC सर्किट को, ये आपस में इसी तरीके की बैटरी यूज़ करके हमने ये सर्किट बनाया हुआ है ना पहले। बस अब तीनों की तीनों अब की बारी लिए हैं, तो पोटेंशियल तो तीनों का वैसे ही रहेगा जैसा आपने पहले दो करके लिए हुए हैं, है ना। तो जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही करना है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर थोड़ा सा वो रहेगी डिफरेंस, जैसे LC सर्किट इसके अंदर जब साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको पता है वो ऑसिलेशन वगैरह बनाता है, तो कुछ एक इक्वेशन बनेगी इसके अंदर और उस इक्वेशन के बेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे जाके आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए अब इसके अंदर आपका ये आ गया और यहाँ पे अब क्या करना है आपको, इक्वेशन पूरी इसको इस साइड ले जाते हैं। तो I आपका E इज़ इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे पूरा मैं एक बार इसको लिख ही देती हूँ क्योंकि हमें ये भी पता ही है ना कि ये dQ/dt के इक्वल होता है ना। तो हम इसको I को ना इसके अंदर चेंज कर ही देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका dQ/dt प्लस में Q/C प्लस में L/2Q/dt का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। लेकिन आपको बच्चे ये पता है ना कि यहाँ जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का उसके यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो उसको थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, किससे, L से, ठीक है। तो थ्रू आउट L से डिवाइड कर रही हूँ तो ये हो गया E/L इज इक्वल टू R/L dQ/dt प्लस में Q/LC प्लस में d2Q/dt का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखो इसके अंदर हमें किस फॉर्म में बनाना है, वैसे अब हमें पता है कि हाँ ये वाली चीज़ है, LC जहाँ पे भी होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे किस तरीके का ऑसिलेशन होता रहेगा। ऑसिलेशन के फॉर्म में हमें ये भी पता है कि ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 1 अपॉन में LC होता है, ठीक है। अगर
ये हटा दूँ तो ये अंडर द रूट ऑफ LC हो जाएगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अगर ये इसके इक्वल होता है तो आप एक तो ये कर देते हैं, और एक आपका जो ये R/L है ये 2B कंसिडर करना है। तो लेट करना है आपको कि R/L आपका किसके इक्वल है, कांस्टेंट है 2B, ताकि हम जब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं तो मतलब जब इसका सॉल्यूशन लेने चलें तो वहाँ पे इसकी इक्वेशन पूरी की पूरी सेटिस्फाई हो जाए। इसलिए हमने क्या किया है, इसको 2B कंसिडर किया है, क्योंकि R/L एक कांस्टेंट उसमें हो जाएगा और इसको हमने 2B की फॉर्म में ले लिया है। ठीक है, और यहाँ से ये जो आपका ओमेगा स्क्वायर है ये आपका LC आया ही हुआ है पहले जैसे हमने किया हुआ है। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/LC। अब आपने इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद d2/dt का स्क्वायर प्लस में आपका 1/LC तो किसके इक्वल हो गया, ओमेगा स्क्वायर के। तो ओमेगा स्क्वायर क्यू प्लस में यहाँ से R/L किसके इक्वल हो गया 2B, और ये कितना हो जाएगा dq/dt। ठीक है, तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, E/L के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं इस साइड लेके चल लेती हूँ और इसको पूरी फॉर्म में लिख देती हूँ। तो dq/dt का स्क्वायर प्लस में 2B dq/dt प्लस में ओमेगा स्क्वायर क्यू माइनस में E/L इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन या SHM की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा। ठीक है, मतलब कॉमन आना चाहिए। अगर कॉमन लूँगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। और अब यहाँ से क्या कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी आपकी d2q/dt का स्क्वायर प्लस में 2B dq/dt प्लस में ओमेगा स्क्वायर q माइनस में E/L ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई है। अब आप क्या करोगे, q माइनस में E/L ओमेगा स्क्वायर को क्या मान लो, x पुट कर दो। ठीक है, अब x अगर हम पुट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हो ना तो बच्चे एक चीज़ देखो, आपके पास टर्म आई है E/L ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/LC। ठीक है, एल्स इससे ये कैंसिल, तो C कहाँ चला गया आपका ऊपर। लेकिन आपको ये भी तो पता है कि ये जो EC है ये और कुछ नहीं, जितना ये मैक्सिमम चार्ज इसके अंदर स्टोर करता है इसकी वैल्यू वही आती है ना। जब हमने पहले किया था t इज़ इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर, जब q भी मेरा 0 होता है, t भी मेरा 0 होता है, ठीक है, और i भी 0 होता है, तो जो EC है वो आपके किसके इक्वल हो जाता है, Q0 के इक्वल हो जाता है, Q0 हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल अगर आपका आ रहा है मैक्सिमम, क्योंकि जब हम बैटरी के उसमें EMF E क्या है, EMF ही तो है बैटरी का, वो मैक्सिमम चार्ज आपका रखेगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ EC की वैल्यू कितनी है Q0, तो ये मैक्सिमम चार्ज रखेगा। तो आपको पता है ये कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना। तो जो आपने टर्म ली है Q माइनस में E/L ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसके अंदर अगर मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ इसका, तो ये वाली टर्म तो मेरी कितनी हो गई 0 हो गई, और ये कितनी हो गई dq/dt ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर dx/dt आपका किसके इक्वल है, dq/t के इक्वल है, तो d2x/dt का स्क्वायर भी किसके इक्वल हो गया बच्चा, d2q/dt का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे भी आपको d2q/dt का स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे आप d2x/dt का स्क्वायर पुट कर सकते हो और जहाँ पे dq/dt है वहाँ पे आप dx/dt पुट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें ये एक चीज़ पता चल गई है यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो, तो ये इक्वेशन आपकी जो है वो क्या बन गई, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया नाम। ठीक है, और जब मैं ये सारी चीज़ें पुट करूँगी उसको सेकेंड इक्वेशन नाम दे दूँगी। तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या बन गया, d2x/dt का स्क्वायर प्लस में 2b dx/dt प्लस में ओमेगा स्क्वायर आपका ये x इज़ इक्वल टू 0। इसको मैंने नाम दे दिया कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब सबको पता है ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये कैसी है आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका भी हमें जैसे हमने SHM करके उसका भी एक क्या माना था,
सॉल्यूशन कंसिडर किया था ना, वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी सॉल्यूशन कंसिडर करना पड़ेगा ताकि हम वहाँ पे चार्ज को इवेल्युएट कर सकें, ठीक है। सो लेट इट्स सॉल्यूशन बी, कितना है आपका इसका सॉल्यूशन, x इज़ इक्वल टू ई की पावर 80 आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर मैंने इसका सॉल्यूशन ये माना है, ठीक है, ये अगर मैंने इसका सॉल्यूशन माना हुआ है तो अब हमें x के अंदर इसको पुट करना पड़ेगा जहाँ जहाँ x है, ठीक है। तो अगर x इतना है तो dx बाई dt किसके इक्वल हो जाएगा, a e की पावर 80 के, ठीक है। और d2x बाई dt का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a का स्क्वायर e की पावर 80 के, ठीक है। पता है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा ये, है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। अब क्या करना है, जस्ट इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, बस आने वाला है, थोड़े हमारा बस थोड़ा सॉल्व और करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, जब ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कितना हो गया बताओ, e की पावर 80 प्लस में 2b अल्फ़ा e की पावर 80 प्लस में ओमेगा स्क्वायर e की पावर 80 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी फॉर्म बन गई है। अब इसके अंदर से अगर मैं e की पावर 80 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास टर्म क्या बचेगी, a का स्क्वायर प्लस में 2b, ये a है, 2b a प्लस में ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अब हमें ये पता है ये t का फंक्शन है तो ये तो हमारा 0 नहीं हो सकता, ठीक है, सिर्फ पॉसिबिलिटी है तो इसके होने की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये लिख सकते हैं, सो a का स्क्वायर प्लस 2ba प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये आ गई तो आपको पता है कि जैसे x का स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c इज़ इक्वल टू 0 लिखते हैं तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, तो x के रूट हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, a का स्क्वायर प्लस में 2ba प्लस में c लगा लेते हैं जिसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। तो ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो a के रूट दे के जाएंगे, है ना। तो हमें पता है कि हमने a की फॉर्म में इसकी वैल्यू मानी हुई है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे है, तो a की वैल्यू आपकी 2 आएंगी यहाँ से क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो आपको पता है a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 2b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 4b का स्क्वायर माइनस में 4 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, ठीक है। तो जब 2 को इसके अंदर से बाहर लेके आएंगे तो आपका सॉल्यूशन आ गया माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो a हैं, सो a हैव 2 वैल्यूज़ एंड its solution can be written as, कैसे लिख सकते हैं, ये जो आपने x की वैल्यू कंसिडर करी थी, अब a की क्योंकि 2 वैल्यू है तो उसको हम 2 कांस्टेंट के साथ में लिखते हैं ना, आते हैं नहीं ये सारे आपको पुट करने डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ऐसे नहीं पुट करते c1 और फिर पहला रूट प्लस में c2 इंटू में दूसरा रूट, इस तरीके से पुट करते हैं ना उनकी वैल्यू। तो आपका वही हमने a और b 2 कांस्टेंट लिए हुए हैं, तो a e की पावर आपका पहला रूट मैंने पुट कर रही हूँ इसके अंदर और फिर t लगाना है क्योंकि c1 e की पावर 80 है प्लस में c2 e की पावर मतलब दूसरा रूट आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो पहला रूट इसके साथ लिख देती हूँ, प्लस में अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर टी और प्लस में बी ई की पावर ये कितना हो जाएगा माइनस बी माइनस में अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आपके क्या हो गए, 2 रूट इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लीजिए 3rd, ठीक है। तो एक बारी आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, ये आपने रूट निकाल लिए हैं, ठीक है। कल यहीं से ही रूट से आगे हम जब इसकी पुटिंग उसमें करेंगे तो चार्ज को निकालने वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।